नमस्कार, आप सभी को स्वागत है बीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि क्लास जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका फरवरी में होने वाला है। जब तक हम सिलेबस न जानें तब तक हम लोग को पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है, और क्या पढ़ते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए कि जेन्युइन वो एग्ज़ाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें नंबर लाना है। क्योंकि अब लास्ट के समय में अब नंबर के प्रति हमें पढ़ाई करना चाहिए, ताकि हम ऐसा पढ़ाई करें ताकि हमारा नंबर गेन हो सके। पहले तो हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ते थे, लेकिन अब समय हमारा बहुत कम बच गया है, जिसके वजह से हमें अब नंबर के लिए पढ़ना होगा। अब आज नवंबर है, आपके पास मात्र 2 मंथ के समय है ताकि आपका फुल प्रिपरेशन कर सके, ताकि 12th बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आप इंग्लिश का बहुत बढ़िया से दे सके। और हम भी कोशिश कर रहे हैं आप सभी को नंबर बहुत अच्छा से अच्छा लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण से आज हम आपको आपके बीच इंग्लिश का सिलेबस लाए हैं, और इंग्लिश के सिलेबस में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये आप बात जानें कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपको पूछता क्या क्या है, मतलब कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। जब तक हमें एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता रहेगा तब तक हम पढ़ाई अच्छे ढंग से कर नहीं पाएंगे। और पढ़ाई हम इसलिए अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें सिलेबस पता ही नहीं है, और हमें मार्किंग स्केच ही नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट कौन से लेसन से कितना हमें पूछेगा, क्या क्या पूछने वाला है। और हम बेमतलब का कुछ भी बैठ के घर पे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन हमारा नंबर फिर अच्छा नहीं आ पाएगा। इसीलिए दोस्त, हम आपसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप नंबर स्केच पढ़ें कि नंबर कौन से लेसन से कितना आने वाला है, क्या क्या आने वाला है, किस पर हम ज़्यादा कोशिश करें ताकि हमारा इंग्लिश में कम समय देके ज़्यादा नंबर हम ले सके। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर पढ़ना बहुत कम है आपको बिहार बोर्ड में, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादातर करना है। लिखने का प्रैक्टिस घर पे ज़्यादा करना है, क्योंकि इसमें लेटर पूछता है, एसे पूछता है, समरी पूछता है आपको। तो जब तक हम लिखने का प्रैक्टिस न करें, केवल हम पढ़ाई कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, किताब का क्वेश्चन आंसर रटा मार रहे हैं, तब तक हमारा बिहार बोर्ड का 12th का एग्ज़ाम हम बढ़िया ढंग से नहीं लिख पाएंगे। इसी कारण से आप हमको आज मार्किंग स्केच लाए हैं। उसके बाद आपको हम सिलेबस बताएंगे कि कौन कौन सा लेसन है, क्या क्या है, कौन कौन से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। और आपको हम मेहनत, आपके साथ हम भी लगे रहेंगे, आप लोग भी मेहनत कीजिए, आपको हर चीज़। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव वगैरह सब आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको भी पढ़ाई करना होगा, मेहनत कीजिए, क्योंकि अब लास्ट समय में आप आ चुके हैं। आइए हम लोग आज क्लास 12th इंग्लिश के सिलेबस में बात करने वाले हैं। इंग्लिश के 12th का जो सिलेबस है आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें 2 किताब है आपका, एक रेनबो पार्ट 2 किताब है और एक हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश कहते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है आपका किताब, मात्र उसमें से 5 नंबर का आता है, और 5 नंबर का आता है। इसमें इसका मतलब क्या है, तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो नंबर होता है। 1 नंबर का भी अगर कहीं से पूछता है तो नंबर हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आपको ऑप्शनल दे देता है। वो कहाँ पर ऑप्शनल देता है, इसी कारण से हमने आपको बोला था कि सबसे पहले आप मार्किंग स्केच पढ़ लें। तो हमारे पास बचा एक ही किताब, जिसको हम लोग रेनबो पार्ट 2 कहते हैं। अगर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, 12th का जो इंग्लिश का मार्किंग स्केच है, एग्जाम का पैटर्न जो है आपके 2 बेसिस पे आता है। एक को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, एक को हम सब्जेक्टिव कहते हैं। पहले आपका ऑब्जेक्टिव जो है बहुत कम नंबर का आता था, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता था, और सब्जेक्टिव आपका 70 नंबर का आता था। लेकिन जब से कोरोना काल में, जब से कोरोना आया था, उसके बाद से बिहार बोर्ड का इंग्लिश का जो एग्जाम पैटर्न है टोटल बदल दिया गया था। बदल क्या दिया गया था, बहुत सारे सब्जेक्ट में बदला गया था, लेकिन इंग्लिश का अभी तक सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। एग्जाम पैटर्न क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 नंबर का, और फिर सब्जेक्टिव रहेगा 50 नंबर का। तो इसमें हमारा बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर कहानी सुन लेते हैं, ग्रामर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो आपका एक 100 नंबर का टोटल एग्जाम रहेगा। 100 नंबर से 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव का बात करें कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, तो देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में भी 50 तो है, 50 तो लिखना है, लेकिन आपको ऑप्शन देता है। ऑप्शन क्या देता है, 4 तो ऑप्शन, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, लेकिन आपको चूज करने का भी ऑप्शन है, प्लस में आपको क्वेश्चन छोड़ने का भी ऑप्शन है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि आपको मात्र 50 मार्क का है,
और ये क्वेश्चन 1 मार्क का है और इसमें आपको 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको मात्र 50 लिखना है उसमें से। बात क्लियर है सभी को? एक बार फिर से ध्यान दे दें। सबसे पहले क्या है, सेक्शन ए जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ये 50 नंबर का है। तो ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। तो पहले आपका एक क्वेश्चन हो गया, 4 ऑप्शन हो गए, जिसमें से हम कोई एक चूज करेंगे। अगर सही चूज करते हैं तो नंबर मिलेगा, नहीं करते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें चॉइस मिल गया। अब सुनिए, प्लस में आपको क्वेश्चन छोड़ने का भी आपको मिलता है। क्या मिलता है भाई? तो हमें 100 क्वेश्चन से मात्र 50 ही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। इसका मतलब कि आपको आधा छोड़ना है और आधा ही मात्र आपको आंसर देना है। इसी कारण से इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाता है आपको मात्र बिहार बोर्ड के लिए, बाकी के लिए बहुत हार्ड है। अब ये नहीं कि हम इंग्लिश नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाता है। आप कम समय में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। घर पे कम पढ़ें, लेकिन हाँ सही ढंग से पढ़ते हैं आप तो बहुत नंबर ला सकते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा। लेकिन हाँ, आने वाला जो है इंग्लिश आपका हार्ड है। ये नहीं कह रहे हैं कि दरोगा के एग्जाम में जाइए, एसएससी के एग्जाम में जाइए तो आपका इंग्लिश आसान है, नहीं, उसमें हार्ड है आपका। देखिए, तो आपको मिल गया ऑप्शन, 100 क्वेश्चन से मात्र आपको 50 क्वेश्चन लिखना है। इसमें देखिए 1 से 60 जो क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर के रहेंगे। 1 से 60 क्या रहेंगे? ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे। ग्रामर में क्या क्या आता है तो आपको हम बताएंगे, इसके बाद बताएंगे, लेकिन आपको हम बता देते हैं। देखिए, इसके बाद आपको हम बताएंगे 1 से 60 आपके ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे और 60 से 100 तक जो होता है आपका टेक्स्ट बुक से रहता है। टेक्स्ट बुक से क्या होता है भाई? तो जो आप लेसन पढ़ते हैं उसी लेसन से आपसे पूछेगा, उसमें लेखक के बारे में जाने, उनका क्या, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे, कौन सा पोएट है, सभी मिला जुला के आपको उसमें ऑप्शन भी रहते हैं और आपको 60 से लेके 100 तक आपका टेक्स्ट बुक से रहता है। तो इधर इसका मतलब कि 40 मार्क जो है आपका टेक्स्ट बुक से रहेगा और 1 से 60 आपका ग्रामर से रहेगा। आप कहीं से भी, बिहार बोर्ड में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है आपको कि नहीं इसमें से 30 कीजिए और इसमें से 20 कीजिए, 50 होगा, इसमें से 40 कीजिए, इसमें से नहीं। अगर आपको ग्रामर बहुत ढंग से आता है तो 1 से 50 तक ग्रामर कर दीजिए, चाहे 1 से 60 के बीच में आप कहीं से 50 ग्रामर कर दीजिए, टेक्स्ट बुक नहीं टच कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम दोनों मिला के 50 कर सकते हैं तो मिला के कीजिए। आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आपको यहाँ इतना नंबर से कीजिए फिर यहाँ से इतना नंबर कीजिए, नहीं, आपको 50 चूज करना होता है, फिर आपको 50 से 50 मिल सकता है अगर आप सही ऑप्शन को चूज करते हैं तो। आइए सब्जेक्टिव में बात करते हैं। सब्जेक्टिव क्या है? सब्जेक्टिव के अंदर भी आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहेगा छोड़ने के लिए। आपको 1-2 लिखना होता है, उसके बाद क्या करना है, ऑप्शन के ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिखे हैं, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब बात करते हैं। सब्जेक्टिव जो है आपका 50 नंबर का रहेगा। सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन जो होता है आपका एसे होता है। एसे में आपका एसे जो है 8 मार्क का एसे आएगा, जिसमें 3 आपके एसे पूछेंगे, मात्र आपको 1 लिखना है। एसे का मतलब होता है निबंध। निबंध 8 मार्क का आता है बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम में, जिसमें आपको 3 दिया रहेगा, 1 ही आपको लिखना है। जब तक घर पे हम एसे का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऑन द स्पॉट हमें जाके एग्जाम हॉल में कभी भी हम बैठ के 8 नंबर का एसे हमसे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए कि घर पे हमारा प्रैक्टिस चलते रहे, रोजाना प्रैक्टिस कीजिए एसे का, ताकि आपको बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएगा। तो हमारा एसे हो गया। दूसरा क्या है? एक्सप्लेन प्रोस लाइन। एक्सप्लेन प्रोस लाइन का मतलब क्या होता है कि कहानी है आपका। प्रोस मतलब कहानी होता है, स्टोरी होता है। आपके लेसन्स जितने हैं रेनबो पार्ट 2 में आपका 11 कहानी है। 11 कहानी से कहीं से भी आपसे 11 कहानी है, 11 कहानी में से कहीं से भी आपके चैप्टर के कहीं कोने से भी लाइन उठा के दे देता है एग्जाम में, और आपको क्या करना है, उस लाइन को अपने भाषा में एक्सप्लेन करना होता है। इसी कारण से लिखा गया है एक्सप्लेन प्रोस लाइन। इसका मतलब क्या है कि जो भी लाइन मिले रहेंगे कहीं किताब से, ये नहीं कि पर्टिकुलर इस लेसन से आएगा, इस जगह से आता है, नहीं, एक कहानी है, कोई भी कहानी होगा, उस कहानी के कहीं से भी आपके लाइन उठाएगा, 3-4 लाइन दे देता है और आपको उस लाइन को समझा के अपने भाषा में लिखना होता है, जो कि 4 नंबर का होता है। लेकिन इसमें भी ऑप्शन क्या है, इसमें 4 देगा, 1 आपको लिखना है। 4 रहेंगे, 1 आपको लिखना होता है। एक्सप्लेन 3rd नंबर में है एक्सप्लेन पोएट्री लाइन, ये भी आपका 4 नंबर का है। 3rd क्वेश्चन एक्सप्लेन पोएट्री लाइन, ये भी आपका 4 नंबर का है।
इसमें आपको पोएट्री का लाइन दे रहा था, लेकिन इसमें आपको पोएम का लाइन कहीं से भी उठा के देगा और आपको अपने भाषा में लिख के समझाना होता है। तो ये 4 नंबर का है, तो 4 नंबर का मतलब एटलीस्ट आपको 8 से 10 लाइन लिखना होगा। बिहार बोर्ड का एक और खासियत क्या है कि जो आपका, एक बार हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर, तो नहीं, हम आपको लिखने का पैटर्न बताते हैं। हम लोग जो एग्जाम होगा आपका, इस तरीके से आपको बुकलेट मिलेगा लिखने के लिए। आप देख पा रहे होंगे सही ढंग से, आपको ऐसे नहीं बुकलेट मिलता है, आपको बुकलेट ऐसे मिलेगा और आपको जब पेज है ऐसे हम निकाल रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं निकलता है, वहाँ पर इस तरह से चलता है वहाँ पर पेज। तो ये लंबा लंबा लाइन हो जाता है, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लंबा हो जाता है। घर पे आप प्रैक्टिस करते होंगे ऐसे लिख के, तो इसी कारण से आपको वहाँ पर थोड़ा सोचना होगा कि एक लाइन हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो इसमें आपका 14 से 15 वर्ड भी अट सकता है। तो मतलब कि इसका कंपैरिजन में 2 लाइन इसमें आ सकता है। तो 2 लाइन के कंपैरिजन में घर पे आप 8-10 का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इसमें आप एग्जाम में जाइएगा तो मात्र आपका 5 लाइन का हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है कि हमारा बहुत छोटा लिखा गया, नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो पेज है आपका लेंदी है और लेंदी होने के कारण से वर्ड उसमें बहुत ज़्यादा अट रहा है। तो आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट 50 वर्ड का, हम 50 से 80 वर्ड तक जा सकते हैं, 50 से आप 50 से 80 वर्ड तक आप कोई भी लाइन को समझाने के लिए कोशिश कीजिएगा, तो आपको नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। एक बात और आपको ध्यान देना होगा, कहीं भी आप अगर पेन से तो लिखते हैं, पेन तो हम रफ नहीं कर सकते हैं, व्हाइटनर का इस्तेमाल न करें। व्हाइटनर का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो आपका एग्जाम का पेपर होता है, बुकलेट जो है वो भादा दिखने लगता है और जो भी एग्जामिनर चेक करते हैं उनका नज़र डायरेक्टली उसी चीज़ पे जाता है कि जहां पर आप गलत लिखे हुए हैं, और वो आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा बढ़िया से चेक करना शुरू कर देते हैं। तो एक जगह आपने व्हाइटनर लगाए होंगे तो और बहुत ज़्यादा गलती किए होंगे, तो इसी कारण से व्हाइटनर का इस्तेमाल न करें। यदि आपका कहीं भी गलत हो गया है तो एक स्ट्राइक आउट, मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ भी गलत लिख दिए हैं, डॉग है, यहाँ पर मेरा गलती लिखा गया स्पेलिंग, तो आप एक बार ऐसे केवल लाइन को काट दीजिए। यहाँ कितना लोग, लड़का क्या करता है, पेंट कर देता है। पेंट करने का मतलब कि स्क्वायर का, एक रेक्टेंगल का बॉक्स बना देगा, चाहे स्क्वायर का बॉक्स बना देगा और उसमें पेंसिल से पूरा हाईलाइट कर देता है, लोग भर देता है, वो भद्दा दिखता है और एग्जामिनर का जो है उस पर ध्यान अधिक जाता है। इसी कारण से इस चीज़ों से बचें। एक क्वेश्चन लिखने के बाद पेंसिल और स्केल से आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। मान लीजिए हम ऐसे लिख दिए, ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, 1-2 लाइन छोड़ेंगे और 1-2 लाइन छोड़ने के बाद पेंसिल और स्केल उठाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, पेंसिल और स्केल से हम वहाँ पर लाइन डाल देंगे। इससे क्या होगा, आपका पेपर जो है बहुत स्मार्ट दिखेगा। ठीक है, तो घर पे आप पेंट पुचारा करते हैं, उसी तरीके से आपको एग्जाम पेपर में भी पेंट पुचारा करना है। जिस तरह से अपना चेहरा चमकाने के लिए कोशिश करते हैं, तो आप एग्जाम का भी जो पेपर आप लिखते हैं वहाँ भी चमकाने के लिए कोशिश कीजिए। 4th नंबर में आइए। 4th नंबर में क्या है, लेटर है आपका। लेटर का मतलब क्या होता है, पत्र। लेटर मतलब पत्र। जो पत्र है आपका 5 नंबर का आएगा। इसमें भी आपको ऑप्शन रहेगा, 2 ऑप्शन से एक लिखना है। अब चलिए, लेटर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल होते हैं और एक इनफॉर्मल होते हैं। तो इसी कारण से आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहा है और एक आपको लिखना है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, यदि अपना प्रिंसिपल के पास, टीचर के पास, डॉक्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर के पास यदि आप पत्र लिखते हैं तो उसको हम फॉर्मल कहते हैं। यदि घर परिवार मतलब ब्लड रिलेशन के पास यदि आप कोई पत्र लिखते हैं तो उसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। आसान दोनों होता है, आप लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप लिखिए। एक जो है हमेशा हर बार देखा गया है कि प्रधानाध्यापक के पास पूछता है, प्रिंसिपल के पास पूछता है, और सेकेंड जो है अपने पापा के पास पूछता है, कहीं दोस्त के पास पूछता है। तो आप बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, इसका घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 नंबर में रहता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 10 मार्क का। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का मतलब हुआ कि एकदम छोटा छोटा आपको आंसर लिखना होता है, क्योंकि मात्र आपको 2 नंबर का रहता है, क्योंकि 10 में से 5 लिखना है। यहाँ भी ऑप्शन है आपको 5 ही लिखना है, 10 से 5 लिखना है, तो 10 नंबर का है। तो इसका मतलब कि अगर 5 में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ही 10 आता है। तो सोचिए, खुद से सोचिए कि अगर 2 नंबर का अगर कोई भी हमारा क्वेश्चन आंसर पूछता है तो हमें कितना लिखना चाहिए। 2 से 3 लाइन आप लिख सकते हैं, 2 से 3 लाइन लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके आधार पर आप चल सकते हैं और आप लिख सकते हैं, लिखने के बाद आपको नंबर मिल जाएगा। अब आइए 6 क्वेश्चन नंबर में। 6 क्वेश्चन नंबर में क्या है, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है। सुन के बाद अजीब लग रहा होगा कि ऑप्शन के अंदर ऑप्शन क्या है। कहने का मतलब क्या है कि इधर ऑप्शन दिया है आपको,
3 से 1 लिखने के लिए, तो ये एक फिक्स है। लेकिन इस 6 नंबर में ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको हम बता भी रहे हैं। देखिए 6 जो क्वेश्चन रहेगा ये 15 नंबर का रहता है, और 6 क्वेश्चन के अंदर 6 और क्वेश्चन रहते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका है उसके अंदर 6 क्वेश्चन आते हैं, और 6 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या है, 6 का ए नंबर देखिए, समरी ऑफ पोएम, मतलब कि कविता का आपको पोएम समरी लिखना होता है। समरी लिखने का इसमें क्या है, 3 आपसे पूछेगा, एक ही आपको लिखना है 5 नंबर का। एक और बी नंबर में है, समरी है स्टोरी का, 3 है, 1 लिखना है। दूसरा क्या है, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश, 1 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये भी आपका 5 नंबर का। इसका मतलब क्या है कि 6 में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 नंबर हो जाएगा। लेकिन 6 क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 मार्क का। इसका मतलब कि 6 में से मात्र आपको 3 ही लिखना है, 6 में से मात्र आपको 3 ही लिखना है। तो पहले देखिए इसमें क्या क्या पूछता है, तो समरी पूछेगा पोएम का, समरी पूछेगा स्टोरी का, एक क्वेश्चन पूछता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जो हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं आपको कि एक 2 बुक है आपके पास, एक रेनबो पार्ट 2 है और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में इधर कहीं से नहीं, कहीं नहीं पूछा, वही एक क्वेश्चन है जो आपको पूछता है सी नंबर, जो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है उसको आप भी छोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही हुआ कि हमको वो किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब लास्ट समय में आ गया। दूसरा डी नंबर में क्या है, मैच द फ्लोइंग पोएट, ट्रांसलेशन और आपका मैच द फ्लोइंग ऑथर। एक आपका पोएम का हो गया, एक आपका स्टोरी का हो गया, तो मैच द फ्लोइंग आपसे पूछेगा। जो रेनबो पार्ट 2 अगर किताब आपके पास होगा, मुझे तो मालूम होगा कि आपके पास 12th क्लास में पढ़ते हैं तो किताब तो होना चाहिए आपके पास। कितना लड़का किताब नहीं खरीदता है, अगर किताब नहीं खरीदे हैं तो कहीं से भी आप फर्स्ट पेज का 2 कॉपी करा सकते हैं। जो फर्स्ट पेज में रेनबो पार्ट 2 का जो फर्स्ट पेज होगा, जहां पर आपका इंडेक्स पेज होगा, उसी इंडेक्स पेज में आपका ऑथर के नाम के साथ वहां पर लेसन का नाम दिया होगा। पहले लेसन का नाम, फिर ऑथर का नाम। 11 चैप्टर और पोएम में 10 चैप्टर, टोटल आपका 21 नंबर 21 हो गया। तो अगर आप 21 याद कर लेते हैं, टोटल 21 चैप्टर है आपका पोएम और स्टोरी मिला के, तो 21 में से आपको 10 नंबर तो फिक्स है केवल सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 नंबर का आता है। तो रेनबो पार्ट 2 का जो फर्स्ट किताब है आपका, रेनबो पार्ट 2 जो आपका किताब है, उसका फर्स्ट इंडेक्स पेज मात्र आपका 13 नंबर का आ जाता है, एक पेज याद करने से। तो बैठ के अभी से ही रट्टा मारना शुरू कर दीजिए उस चीज को। अगर रट्टा मार देते हैं तो आपका 13 नंबर फिक्स हो जाता है। दूसरा चीज, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गया, डी और एफ, हमने चूज कर लिया। बहुत लड़का यही चूज करता है, आपको हम सही निर्णय देंगे कौन सा आपको लिखना है 6 नंबर में। मेरे अनुसार आप चलते हैं तो डी और एफ को चूज कीजिए, डी और एफ को चूज कीजिए। 2 हो गया आपके पास, क्योंकि हम तो घर पे बैठ के याद कर रहे थे 13 नंबर के लिए, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि कोई झंझट नहीं है, क्योंकि दोनों साइड आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको केवल मैच करा देना होता है। तो ये आपका 10 नंबर का हो गया। अब आपके पास आपको सोचना है कि यदि आपको ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया ढंग से आता है तो आप ट्रांसलेशन पे जाएं, अगर ट्रांसलेशन आपको नहीं आता है तो आप समरी ऑफ पोएम पे जाएं, क्योंकि पोएम सभी लड़का लाइन बाय लाइन पढ़ता है, सब समझता है, और क्योंकि पोएम बहुत आसान होता है, इसी कारण से ए नंबर पे जाएं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो सी पे भी जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो आप ट्रांसलेशन पे फिर जाएं। मेरे अनुसार से डी, एफ और ए, मेरे अनुसार से क्या आपको बोला हमने, डी, एफ और ए, 3 ऑप्शन से आप जा सकते हैं, 15 नंबर आपको आ जाएगा। आइए 7 लास्ट जो क्वेश्चन आपका रहता है पैसेज आपका 4 नंबर का। 4 नंबर कहने का मतलब क्या है कि पैसेज का मतलब क्या होता है कि स्टोरी लिखा रहता है, कहीं से भी किताब से तो वो नहीं रहता है, आउट ऑफ बुक रहता है, वो कहीं से स्टोरी देता है और स्टोरी के जस्ट नीचे क्वेश्चन रहते हैं और उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। 1 लाइन 2-2 लाइन का जैसा क्वेश्चन पूछे, जैसा पैसेज में इस कहानी है, उसके अनुसार से आपको आंसर लिखना होता है। तो ये भी बहुत आसान है। पैसेज पढ़ने का तरीका क्या होता है, समय दीजिए, थोड़ा सा समय देने पर पैसेज आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। पैसेज को 3 बार रीड करें, पैसेज को 3 बार रीड करें। रीड करने का तरीका क्या होगा आपका, फर्स्ट जो होगा थोड़ा सा फास्ट होगा, सेकेंड जो होगा उससे स्लो होगा, थर्ड क्या होगा उससे भी स्लो होगा।
कहने का मतलब क्या है कि आप पैसेज को 3 बार रीड करेंगे। फर्स्ट बार में क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्टली रीड कर लेंगे। फास्टली रीड करने से क्या होता है कि आपके माइंड में आ जाएगा कि कौन वर्ड कहाँ कहाँ पर है, और सेकंड में थोड़ा सा स्लो तो और वर्ड आपके दिमाग में कैप्चर हो जाएगा, और थर्ड बार उससे भी स्लो आप पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, जहां पर भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में 3 बार पैसेज को पढ़ के आए हैं आप, तो जब पढ़ के आए हैं पैसेज 3 बार, तो आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि ये वर्ड जो है कहाँ पर मिलता है, और उस जगह पे आप खोजते हैं आंसर, तो आपका तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। यही है आपका एग्जाम का पैटर्न। अब आपको हम सिलेबस बताएंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जाता है। सिलेबस क्या है आपका? सिलेबस आपका रेनबो पार्ट 2 किताब है और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। रेनबो पार्ट 2 के अंदर आपका टोटल चैप्टर अगर पोएम और स्टोरी को मिलाया जाए तो 21 चैप्टर है। पोएम जिसके अंदर 10 है और स्टोरी आपका 11 है। तो आप अगर स्टोरी लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, तो बाकी आपका सब सिलेबस इंक्लूड है, क्योंकि एक ही किताब के अंदर आपको सब मिल जाएंगे। अब ग्रामर की रही बात, ग्रामर का बात रहा तो आपके ग्रामर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है ये आपको हमने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। देखिए, ग्रामर के अंदर आपका पहला टॉपिक रहेगा आर्टिकल। आर्टिकल, उसके बाद क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर, जेंडर, पर्सन, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, जेरंड, सिंटेक्स। ये सब जो है आपको 12th क्लास में जेरंड जो है, मॉडल जो है, नरेशन जो है, सिंटेक्स है, ये सब आपको पढ़ना है। बाकी जो है आर्टिकल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नंबर है, जेरंड है, जेंडर है, पर्सन है, टेंस है, वॉइस है, यहाँ ये सब जो है टॉपिक आप बचपन क्लासेस में, जो जूनियर क्लासेस में जो होगा आपका पढ़ चुके होंगे। बचपन से आप नंबर पढ़ते आ रहे हैं, जेंडर पढ़ते आ रहे हैं। बाकी जो चैप्टर है, जो हार्ड चैप्टर है, आप 12th में पढ़ लें। बाकी तो पहले से आपका पढ़ चुके हैं चैप्टर, बस केवल प्रैक्टिस करना है आपको। ये ग्रामर का सिलेबस है आपका। ग्रामर का सिलेबस में थोड़ा सा रिवीजन आप कीजिए जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। बाकी हम भी आपको ग्रामर अब देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आपको कल आपको वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद स्टोरी आपको पर डे मिलती जाएगा, और आपको उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी हम कोशिश करेंगे आपको देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।